और जो है आप परेशान कीजिए। बिल्कुल आप हिस्ट्री में साहब जी, विदुरी साहब, ये वजह क्या है? ये पूरा मामला जो है ये पॉलिटिकल हो जाता है। हाँ, ये चीजें कौन सी 370 से कंसर्न करती है? ये चीजें कौन सी? वहां पर अगर ये आप बात करें एएफएसपीए की, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट की, तो वहां पर जो अलगाववादी ताकतें आती हैं उनको अगर वहां पर कुछ ऐसी बातें की जाती है, उनको वहां पर सिटीजनशिप दी जाती है, तो वहां की जो कॉन्स्टिट्यूट गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है? वो गवर्नमेंट क्यों नहीं वहां पर उसका इलाज करती है? वहां पर जो फोर्स में, आर्मी में जो जवान पैदा होते हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर के भर्ती नहीं होते हैं क्या? वहां पर जो पुलिस में भर्ती होते हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भर्ती नहीं होते हैं क्या? बहुत कम होते हैं, और जो बहुत कम होते हैं 90% भर्ती जम्मू कश्मीर के लोगों की होती है। दिलीप गांवकर, राधा कुमार और एमएम अंसारी की जो टीम गई थी, उसने ये रिकमेंड किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो टेम्पोररी लफ्ज लिखा हुआ है उसको स्पेशल करना चाहिए, और ये भी रिकमेंड किया है कि वहां पे जो है लोकल लोगों को जो है ऑफिसर्स में और जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें जो है तादाद अलगाववादी ताकत है, वहां पर जो लोकल पुलिस में 90% भर्ती वहां के कश्मीर के लोगों की होती है, ना कि बाहर के लोगों की होती है। लोकल पुलिस है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मुख्यमंत्री है, मेंबर कमेटी है, उसकी रिपोर्ट देख लीजिए। ऐसे मानवता को भड़काने के लिए, ऐसे देश में अलगाववाद पैदा करने के लिए इस प्रकार की बातें समय समय पर लोग करते रहते हैं। इस प्रकार की वहां पर ह्यूमन राइट्स का वायलेट हो गया, उसका ये वायलेट हो गया। आपको लगता है कि ये मुद्दा जो है ये सियासी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको सियासत में उलझा करके रख दिया जाता है बीजेपी के जो वोट के लिए? हाँ, लेकिन ये दोनों तरफ से हो रहा है, ये दोनों तरफ से हो रहा है। बीजेपी के जो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, बीजेपी का मोदी वहां जाते हैं और वो जो है वो बेटी के ब्याह की बात को छेड़ करके कहते हैं कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए। वहां पर आपको लगता है कि ये मुद्दा सियासी ज्यादा हो गया? जब पार्टीशन हुआ था वहां पर 15% हिंदू था, आज वहां पर 4% हिंदू रह गया है। अगर वोट बैंक के लिए नहीं होता तो कैसे पलायन कर गए हिंदू वहां से? इसका कौन जवाब देगा? क्या वो भारत का हिस्सा नहीं? हर इश्यू पे बात होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। हर इश्यू 15% की जगह 4% कैसे रह गया? कौन जिम्मेवार है इसका? जी बिल्कुल, इस इश्यू पे बात होनी चाहिए। देखिए, अगर हम हर व्यक्ति का हिस्सा है देश में, कोई भी व्यक्ति वहां पर रह सकता है जाके। आर्टिकल 370 की बात करते हैं, लेट अस कन्फाइन आवरसेल्व्स टू दिस। अगर हम इसको हम स्ट्रेच करें कि आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है, टेररिस्ट एक्टिविटी है, तो वो अलग एक विषय है, उस पर अलग बहस हो सकती है। मुद्दा एक पॉइंटेड हम रखें कि 370 की रेलेवेंस आज है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। मोदी साहब कहते हैं कि इस पे डिबेट करो, उन्होंने ये तो नहीं कहा। वाजपेयी साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने कहा कि भाई ये इशू हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से हटा के इसको फिलहाल सस्पेंस में रखते हैं। दैट इज राइट। मोदी साहब ने कहा कि भाई इसको हम डिबेट कर सकते हैं, डिबेट होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए उन्होंने। हाँ, अभी तो डिबेट तक ही मामला वाबस्ता है, अभी इससे आगे हम चले नहीं। अब कानून में एक राय डिबेट के हक में हो सकती है, एक राय डिबेट के मुखालिफ भी हो सकती है, अगेंस्ट हो सकती है। मेरा ये कहना है कि एज ऑफ नाउ जो स्टेटस को पोजीशन है वो तो रहेगी कानूनी तौर पे, आर्टिकल 370 संविधान में रहेगा, और जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अभी कॉन्स्टिट्यूट तो होने वाली नहीं है, ना हिंदुस्तान में कॉन्स्टिट्यूएंट होने असेंबली, जब तक कोई बहुत बड़ा परिवर्तन कॉन्स्टिट्यूशन में ना लाया जाए, उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बहस करने में, क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं, बहस करने में कश्मीरी मुसलमान को आज अगर दिखता है कि मेरे पे ज्यादती हो रही है, वो इस बहस में शामिल हो सकता है। सही। कश्मीर के हिंदू को लगता है कि नहीं होना चाहिए, जम्मू के हिंदू को लगता है नहीं होना चाहिए, इस पे बहस हो सकती है। मगर जहां तक आज की पोजीशन है, 370 आज की डेट में कोई भी संविधान से नहीं हटा सकता, बावजूद इसके कि ये टेम्पररी प्रोविजन लिखा गया है वहां। मगर उसका मैकेनिज्म हटाने के लिए वो बहुत ही टेढ़ा है, और उस टेढ़ेपन पे अभी हम आए नहीं। हर पॉलिटिकल पार्टी, बड़ी सी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो अपोजिशन में थी, रूलिंग में आ गई, उन्होंने इस मुद्दे को टाल दिया। भारत के संविधान में आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविजन है, आप भारत के संविधान में 2/3 मेजोरिटी के साथ में कोई भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। अटल जी के टाइम की जो इन्होंने बात दोहराई है, अटल जी के टाइम में 2/3 मेजोरिटी में सरकार नहीं थी, एनडीए की जो सरकार बनी थी कोलाइस गवर्नमेंट थी जी। कोalition गवर्नमेंट के अंदर कुछ मजबूरियां क्या थी कि कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दावा कर दिया कि केवल स्थायी सरकार देश में कांग्रेस दे सकती है। अटल जी ने कहा हम सिद्धांतों से समझौता करें तो हम भी स्थायी सरकार दे सकते हैं, और सिद्धांत हमारा ये तक हमने आर्टिकल 370 को उठा के एक तरफ रख दिया।
हमने अयोध्या मुद्दे को उठा के एक तरफ रख दिया। ये जो 3 मुद्दे थे, इनको उठाकर एक तरफ रखने के बाद फारूक अब्दुल्ला साहब ने भारतीय पार्टी का सरकार का समर्थन किया, और क्योंकि 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ये दुनिया के अंदर हो ही नहीं सकता। ये भारत के संविधान में प्रोविजन है, आर्टिकल 368 के अंदर प्रोविजन है कि यू कैन अमेंडमेंट इन द लॉ, और उस अमेंडमेंट के अंदर, और आज भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार है, भारत का राष्ट्रपति भी इसका नोटिफिकेशन कर सकता है, और इसमें अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी लाई है, और मेजोरिटी वाला एक मसला है, उसको करना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ एक और ब्रेक लेते हैं, या वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होंगे। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक यहाँ। हाँ। मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब, यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब, एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है? मतलब नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जन जीवन बदला। हमारे मिसाइल में आज हम बात करें आर्टिकल 370 की। क्या वक्त की जरूरत है इसमें कुछ तरमीम करना, ऐसी जो है वो डिमांड्स होने लगी हैं, और खासतौर से बीजेपी की तरफ से ऐसी डिमांड लंबे वक्त से हो रही है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि इसको हटाई दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। आपको लगता है कि जैसे आपने भी कहा कि भाई ये बहस नहीं है अभी कि आर्टिकल 370 को हटाया जाए, इसमें तरमीम की जाए या नहीं, वहां पे कितनी गुर्बत है, वहां कितनी परेशानियां हैं, वहां मानवाधिकार हनन कितना हो रहा है, इनके ऊपर भी जो है वो बात होनी चाहिए। वहां के लड़के लड़कियां बाहर MBBS करने के लिए क्यों जाते हैं? बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, जम्मू और कश्मीर से निकल करके लड़कियां लड़के MBBS करने बाहर जाते हैं, इंजीनियरिंग करने बाहर जाते हैं, MBA करने बाहर जाते हैं। ये इन लोगों को नजर नहीं आता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तो कहते हैं 370 खत्म होनी चाहिए कि यहाँ क्या व्यक्ति वहाँ इंजीनियरिंग कर सकेगा और वहाँ का व्यक्ति इंजीनियरिंग नहीं होगा, नहीं होगा, वो और बुरी पोजीशन है। वहाँ का व्यक्ति बेंगलोर में इंजीनियर कर सकता है, MBBS कर सकता है, तो बेंगलोर का व्यक्ति, दिल्ली का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं MBBS कर सकता? वहाँ खोलिए, पहले कॉलेज तो खोलिए वहाँ पे। लेकिन नहीं है, स्टेटस के नहीं है, फंड दिया जाता नहीं है, इसलिए वो लोग बाहर जाते हैं। उनको स्टेटों और बाहर भी जाते हैं, और बाहर भी जाते हैं इंजीनियरिंग के लड़के, तो टेररिस्ट एक्ट में उनको पकड़ा जाता है। इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं। स्पेशल स्टेटस से नहीं है। धारा 370 हटने के बाद भी कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया जा सकता है। एक मैं डबल स्पीक में बताता हूं जी। देखिए, जब डोगरा राजा हरि सिंह, जब बात चल रही थी एक्सेशन की, तो उनके पास 3 चॉइसेस थे। एक तो यह इंडिपेंडेंट होना, एक पाकिस्तान के साथ जाना, एक हिंदुस्तान के साथ जाना। उस वक्त के जो हमारे हिंदू फंडामेंटलिस्ट भाई हैं, जो आज जो बात कर रहे हैं, यही लोग, और उसमें एक जो है ग्रुप था, सोसाइटी थी, उसका नाम था JNK राज्य हिंदू सभा। इन लोगों ने, सब लोगों ने उस वक्त ये डिमांड किया कि नहीं, कश्मीर को आजाद रहना चाहिए, क्योंकि एक हिंदू राजा वहां पे राज कर रहा था। ये डॉक्यूमेंट है, बलराज पुरी ने इस पर पूरी जो है किताब लिखी है, वो आप देख लीजिएगा। तो उस वक्त तो यही लोग कहते थे कि नहीं, आजाद रहना चाहिए कश्मीर, क्योंकि यहाँ पे हिंदू राष्ट्र है। कभी नहीं कहा। और है, बलराजपुरी की किताब पढ़ लीजिए, बलराजपुरी की किताब पढ़ लीजिए। मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की, पहले ही दिन मुद्दा उनका यह था 1951 के अंदर कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, और जम्मू कश्मीर भी भारत के उन्हीं हिस्से की तरह रहना चाहिए। जम्मू कश्मीर का आवाम दिल्ली में रहे और दिल्ली का आवाम जाकर वहां पर घूमने फिरने जा सके, वहां पर रह सकता हो। लेकिन कुछ ऐसी फिरका परस्त लोग हैं जो बाहर से फंडिंग के
करते हुए इस भारत के नौजवान को बरगलाते हैं, मिसगाइड करते हैं। और यहाँ पर वोट की खातिर, वोट बैंक की खातिर कुछ राजनीतिक दल हैं जो यहाँ पर ऐसी बातों को फैलाते हैं। अशोक जी, के बाद अशोक जी, अगर 1991 से 2002 तक की बात करें, जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान इस बात का प्रतीक। बिल्कुल आ रहे हैं आपके पास। अशोक जी, अगर 1991 से 2002 के बीच की बात करें, जो मरकजी हुकूमत की तरफ से जम्मू कश्मीर को जो मदद मिली है वो कुल जीडीपी का 5% के करीब है या उससे थोड़ा सा ज्यादा है। अब बताइए, इतना बड़ा हिस्सा जो है वहां खर्च हो रहा है, बहुत बड़ा फंड जाता है, उसके बाद भी जो है वहां अलगाववाद, उसके बाद भी जो है वहां पे अलग तरह की जो है बातें होती हैं और कहीं ना कहीं वो हिंदुस्तान से अपने आप को अलग कटा हुआ महसूस करते हैं या अलग जो है अपने आप को मुल्क बताने की कोशिश करते हैं। आपको नहीं लगता कि जब इतना पैसा खर्च किया जा रहा है, इतनी फोर्स है, सारी चीजें हैं, तो फिर कहीं ना कहीं मुल्क के लोगों के साथ जो है नाइंसाफी होती है? देखिए, दो चीजें होती हैं राजनीति में। कोई भी रियासत जो आपके साथ जुड़ी है, किसी भी कंडीशन में जुड़ी तो है, इंटीग्रल पार्ट तो है, आर्टिकल 1 कहता है कि इंटीग्रल पार्ट है। 370 एक ऑटोनॉमी का मुद्दा हो सकता है, मगर उस इंटीग्रल पार्ट होने का, उसको तोड़ने की बात तो नहीं है। ये मैटर नहीं करता नेशन स्टेट में, पॉलिटिकल साइंस में, कि कितना फंड किस एरिया में जाए। वो वहां का क्या पूल होता है, रिसोर्स वहां क्या जनरेट करता है। जैसे छोटी रियासतें हैं जहां मिनरल वेल्थ है, वो ज्यादा पूल देती हैं सेंटर को। तो ये एक परिवार, एक कुटुंब का मामला होता है जो दिल्ली से हर बच्चे को, हर रियासत को इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब चूंकि 90 से आज तक एक लगातार अलगाववाद, एक लगातार टेररिज्म, एक ग्लोबल टेररिज्म का एक इंट्रूजन कश्मीर में भी आया है। ये छोटा मोटा टेररिज्म नहीं है, जैसे भाई साहब ने कहा कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हैं इसके पीछे। सही बात कही इन्होंने, बहुत ताकतें हैं जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती। इसलिए भारत का दायित्व बनता है कि वहां के लोगों को उतनी सुविधाएं दें ताकि वो दोस्ती से, इत्मीनान से बरकरार रहें इस पर इन देश लोगों के की शिकायत यह है कि इतनी सुविधाएं देने के बाद भी हिंदुस्तान का जो परचम है, हिंदुस्तानी परचम है, उसको जला दिया जाता है, हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी होती है। वो तो एक फ्रिंज एलिमेंट होता है। इन लोगों का यही कहना है, वो तो फ्रिंज शिकायत है, वो तो फ्रिंज एलिमेंट होता है। जो मेजॉरिटी के लोग हैं वो कोई मेजॉरिटी के लोग नहीं है। चुनी हुई सरकार वहां पर फारूक अब्दुल्ला की सरकार है। फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं कहता मैं पाकिस्तान में जाऊंगा? मुफ्ती मोहम्मद जी की सरकार थी, क्यों नहीं कहा उसने? वो जनता ने चुना था, जनता ने चुनकर मुख्यमंत्री बनाया था, वो कहता ना मैं तो पाकिस्तान के जाऊंगा। क्यों नहीं कहते? वो कहें अमर अब्दुल्ला जी कहें ना इस बात को, क्यों नहीं कहते? मुश्ताक साहब, वहां वोट पड़ती है, चुनाव होते हैं, सरकारें बनती हैं, वो सरकारें क्यों नहीं कहती पाकिस्तान के साथ तोड़ने की बात? कुछ 2-4% फिरकापरस्त ताकतें हैं जो इस देश को कमजोर करना चाहती हैं और जिनको इन देश में बैठे और लोग भी शह देते रहते हैं। और ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि फिरकापरस्त कौन है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले हैं, कांग्रेस कहती है कि बीजेपी वाले हैं, ये दोनों कहते हैं कि कोई और है। कि है कौन फिरकापरस्त है? कौन? सही बात, सही बात। जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस भी जानते हैं और आप भी जानते हैं फिरकापरस्त कौन है। हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? माननीय अशोक जी, आपसे मेरा एक सवाल था। अभी आपने कहा था कि कश्मीर में हमारा वोट ही नहीं है। नहीं, मैंने वोट नहीं कहा। अभी आप मैंने कहा था। नहीं, मैंने कहा अगर हम वोट की राजनीति कर रहे होते कश्मीर में हमारा वोट नहीं है। मैंने कहा ये आपने कहा था, अलगाववाद की बात तो आप कर रहे हैं। बीजेपी वोट की राजनीति, बीजेपी यही खूबी है, बोल करके मुकर जाते हैं। देश के हिस्से की बात कहा था। अभी बोल अब वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने नहीं कहा। नहीं, मैंने नहीं कहा। नहीं, ऐसा नहीं, मैंने नहीं कहा। वो मना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। मेरी बात सुनिए। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी अगर वोट बैंक की राजनीति करती होती तो कश्मीर की चिंता न करती। मैंने कहा अगर वोट की बात करती होती। हम वोट की बात नहीं करते। इस देश में कुछ सरकारें हैं, पार्टियां हैं जो अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए इस प्रकार की बातों को हवा देते रहते हैं। धारा 370 कही इसलिए तो आप तोड़ना नहीं चाहते कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो रिलेटेड सरमाएदार हैं उनका बैकडोर से इन्वेस्टमेंट है कश्मीर के अंदर। क्या ये इसलिए तो जो जबरदस्ती नहीं हो रही है कि धारा 370 कुछ भी कह सकते हो। भारत के कोई भी, भारत का कोई भी इंडस्ट्रिस्ट है, भारत में रहने वालों के मजदूर है, गरीब है, हर देश के हिस्से पे हर आदमी का अधिकार है। आप स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, आपके साथ भी तो फारूक अब्दुल्ला साहब रहे हैं, तब आपने ये बात, इन मुद्दों को क्यों नहीं उठाया? उन्होंने कहा प्रोग्राम से अलग रख दिया था। हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं थी। हमने कहा, हमने अर्जुन सिंह की उस बात का जवाब देने के लिए सरकार बनाई थी जिसमें अर्जुन सिंह ने कहा था कि स्थायी सरकार देश में कांग्रेस दे सकती है। अटल जी ने कहा हम भी स्थायी सरकार दे सकते हैं और हमने उस धारा 370 को पेंडिंग रखते हुए हमने उस मुद्दे को अलग उठाते हुए सरकार 5 साल चलाकर दिखाई।
अच्छा ठीक है यहाँ एक और ब्रेक ले लेते हैं। हमारे मिसाल में वक्त हो गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि कहीं आर्टिकल 370 से जम्मू कश्मीर के लोगों को कहीं कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले ऐसा कुछ कह रहे हैं। इस पर बात करेंगे, ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द हाजिर होंगे। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। चलो बेटा, रास्ते में एटीएम पे रोक लेना। रुक 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 यहाँ। हाँ, मैं 2 मिनट में आया। ये एटीएम कहाँ गया? भाई साहब यहाँ पे एक एटीएम हुआ करता था। भाई साहब एटीएम यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर? पता नहीं क्या चक्कर है। चल बेटा, तेरी माँ को फोन लगाता हूँ, पता तो लगाऊं तेरी मौसी की फ्लाइट कितने बजे की। जी। अरे पेजर, मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल फ्लाईओवर ले ले, जल्दी कर। इतना ट्रैफिक, ये फ्लाईओवर कहाँ गया? कौन सा फ्लाईओवर पापा? चल मेट्रो लेते। अरे ये मेट्रो कहाँ गई? मेट्रो? चलो। अरे भाई साहब, यहाँ पे एक एयरपोर्ट होता था, एयरपोर्ट। बावड़ा हो गया क्या था वो? एयरपोर्ट यहाँ? पापा को हो क्या गया है? अरे यार हेलो सुनो, वो नया वाला एयरपोर्ट तो यहाँ पे है ही नहीं। एयरपोर्ट नहीं है मतलब? नींद में हो क्या तुम? उठो उठो उठो, एयरपोर्ट नहीं जाना। हाँ, एयरपोर्ट, मेट्रोज, एटीएम्स, बैंक्स, एक्सप्रेसवेज, इतना सब कुछ सिर्फ पिछले 10 सालों में, और ये सब हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गया है, जैसे सदियों से ऐसा ही था। भारत निर्माण का यही प्रमाण। जन जन को छुआ, जनजीवन बदला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का इस्तकबाल है। आर्टिकल 370 है क्या, इसी पर बात कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो है वो कैसे ये नाफिज की गई थी, इस पर भी बात हुई है, और अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि इससे कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो रहा हो। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर कुछ साल पहले की हम बात करें, शायद 1.5-2 साल पहले जो है राहुल गांधी जम्मू कश्मीर गए थे और कश्मीर जाकर उन्होंने बात की थी, और कई इंडस्ट्रियलिस्ट को जो है वो हिंदुस्तान के जो बड़े उद्योगपति उनको साथ लेकर के गए थे। रतन टाटा भी उनमें से एक थे, क्योंकि वहां आप जमीन खरीद नहीं सकते, इन्वेस्टमेंट जो है वहां पर वो हो नहीं सकता। उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो कहीं ऐसा तो नहीं रुक जाता है? नहीं, डेवलपमेंट रुकता नहीं। वहां एक कानून पास हुआ है स्टेट लेजिस्लेचर ने, कोई भी इन्वेस्टर जो अपनी फैक्ट्री लगाना चाहता है, जमीन लेना चाहता है, उसके लिए लीज होल्ड राइट्स अवेलेबल हैं। वो 99 ईयर्स का पहले फर्स्ट गो में है, उसके बाद वो एक्सटेंडेबल है। अगर लोगों के फायदे के लिए यहां से कोई विकास की सूरत में वहां कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जाता है, वहां जाता नहीं इंडस्ट्रियलिस्ट, वो डरता है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। वहां माहौल ऐसा क्रिएट किया गया है उग्रवाद के उस माध्यम से, और जो विदेशी ताकतें हैं वो भी जो उसके अंदर अपना वो डाल रही योगदान, उससे इन्वेस्टर जो बड़ा बड़ा इन्वेस्टर है वो घबरा जाता है। अब छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो होती रहती हैं, जैसे छोटी फैक्ट्रियां लगी हैं, जम्मू रीजन में लगी हैं काफी, जम्मू रीजनेबली पीसफुल है, और कुछ पेरिफेरियल एरियाज हैं वैली के, वहां लगी है। और इन्होंने ये इंडस्ट्रियलिस्ट प्राइवेट आदमी है, ये रिस्क नहीं लेना चाहता है, मगर गवर्नमेंट के माध्यम से, गवर्नमेंट के सपोर्ट से काफी कुछ हो रहा है, विकास की तरफ काफी बढ़ रहा है। अभी वहां एक समस्या बहुत बड़ी है, वो पावर की है। हालांकि वहां जनरेट बहुत कुछ हो सकता है, वहां के लोग, वहां की आवाम पावर से बड़ा परेशानी में है। वहां पावर जनरेट जो हो रहा है उसका मैक्सिमम हिस्सा दिल्ली ले जा रही है, वो जो कॉरपोरेशन बनी हुई है। अब वो वर्कआउट हो रहा है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मुद्दे हैं, अवामी मुद्दे तो है नहीं। अवाम को चाहिए पावर, बेसिक इम्यूनिटीज चाहिए। जहां तक कानून तोड़ने की बात है, यहां भी एक बंदा 2 साल पहले ये बना गया पार्टी, और जाके बिजली कनेक्शन तोड़ने गया, वो भी कानून 2 साल पहले नहीं, सिर्फ 1 साल पहले। 1 साल पहले। आज वो चीफ मिनिस्टर है,
ऐसी कोई बात नहीं है कि वहाँ सब अलगाववादी हैं, वहाँ सब खराब लोग हैं। एजिटेशन करते हैं अपने बेसिक मुद्दों के लिए, अपने बेसिक राइट्स के लिए, इंटरेस्ट के लिए सब लोग करते हैं। अब इंटरेस्ट सबका होता है, इंटरेस्ट आपका भी था, आप पार्टी का भी था, आपने बाजी मार दी तो क्या करें, आप रह गए। बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है, कोई आवाज नहीं, यही तो डिस्क्रिमिनेशन है। देखो यही तो डिस्क्रिमिनेशन। देखिए बीजेपी अगर आवाज उठा रही है 370 के लिए, जम्मू कश्मीर की वजह से नक्सलाइट को मनोबल बढ़ गया। अगर जम्मू कश्मीर की समस्या पहले खत्म कर दी जाती होती तो ये स्थिति पैदा ना होती। अगर वो आज असम गंभीर स्थिति में है तो इसी कारण से है, सरकार की ढुलमुल नीतियों के कारण से है। मणिपुर है, केंद्र में सरकार रही सारे स्टेट्स हैं जो जितनी भी नॉर्थ ईस्ट में 6 स्टेट हैं, वहाँ की कोई बात नहीं करता है, वहाँ पे अलगाववाद नक्सलाइट के नाम से बढ़ रहा है। उसके पीछे रीजन एक है कि जब जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं हो पाया, सरकारें कर पा रही हैं वोट बैंक की खातिर, तो आगे क्या करेंगे। मुश्ताक साहब, जैसे मैंने कहा कि भाई राहुल गांधी वहां गए और कई सारे बड़े उद्योगपति भी गए, रतन टाटा थे और बड़े नाम थे, उनमें माहौल अच्छा बनाने की कोशिश की गई थी। आपको लगता है कि माहौल जो है वो बेहतर बनाना बहुत जरूरी है? जो एक पिक्चर हो गई है, जो मतलब रंग दी गई कि भाई ये ऐसी तस्वीर बना दी गई है, बिल्कुल उसको साफ करना मेरा ख्याल के वक्त की जरूरत है। जरूरी है कि वहां पे जो है जब तक कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं होगा तब तक जो है इन्वेस्टमेंट की बात तो अलग है। हम घूमने के लिए भी नहीं जाएंगे वहां पे, और जाएंगे तो डरेंगे। जम्मू एंड कश्मीर में जो है माहौल साजगार होना चाहिए। जब तक वहां पे पीस नहीं होगा, पीस आपके घर में अगर नहीं होगा तो आपका घर तरक्की नहीं करेगा। देश में पीस नहीं होगा तो देश तरक्की नहीं करेगा। जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले तरक्की के लिए जरूरी है कि वहां के पीस हो, वहां पे पीसफुल माहौल हो, और हमारी सारी सोच इसी तरफ होनी चाहिए। इसलिए हर वो उपाय करना चाहिए जिससे कि वहां पे पीस कायम हो। और जो हम बात करते हैं आर्टिकल 370 की, तो मैं इस सिलसिले में एक बात ये कहना चाहूंगा, ये जितने लोग हैं ये लोग कश्मीर से तो प्यार करते हैं, कश्मीरियों से प्यार नहीं करते हैं। ऐसा नहीं है। आप जिस दिन कश्मीरियों को गले लगा लीजिएगा, उनको प्यार कीजिएगा, सारा मसला हल हो जाएगा। और इन लोगों के साथ क्या है, इशू क्या है इन लोगों का? आर्टिकल 370, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, यही तो इन लोगों का है। इसके अलावा कोई राम मंदिर, इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है। और एक बात कि हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले, हमको कश्मीरियों से भी पूछना चाहिए कि उनके दिल में क्या है, उनके एहसासास क्या है, क्योंकि जब तक हम उनको साथ नहीं लेंगे हम जो है कोई काम नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे प्लीज मेंटेन दी डिकोरम। अब आ रहे सर, आ रहे। मेरा नेताजी से सवाल है, जब वाजपेयी आप सही कह रहे हैं, जब वाजपेयी जी थे सरकार थी, जब तो दबा दिया गया, अब इलेक्शन आता है, सुनिए, जब इलेक्शन आता है तो आप लोग इस मुद्दे को खड़ा कर देते हो। नहीं, ऐसा नहीं है ना। पहले इलेक्शन के टाइम तो याद रहता है, नहीं, कुछ इलेक्शन के टाइम नहीं है, डे टू फर्स्ट हमेशा। 51 में तो चुनाव ही नहीं होते। जब जम्मू कश्मीर श्यामा प्रसाद मुखर्जी गए थे तब तो चुनाव ही नहीं होते। चुनाव 52 में शुरू हुए बहन जी, तब तो चुनाव ही नहीं होते। मैं 51 की बात कह रहा हूँ, ठीक है? आप इतिहास के पन्ने उखाड़िए। आप, हम पहले दिन से कह रहे हैं 51 से, जब तो इलेक्शन 52 में होने शुरू हुए हैं। सर आप इतने टाइम से कह रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन निकला, क्यों? हम पावर में नहीं है बहन जी, जिस दिन हम पावर में आ जाएंगे हम सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे। पावर में आने के लिए हम मुसलमान भी, देखो सबसे बड़ी बात तो पहले याद आनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी नहीं है। जो एक ऐसी भूमिका बनाई जाती है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी शक्तियां, इस देश की आजादी में अशफाकुल्लाह खां का भी योगदान था, हम उसको भी सम्मान करते हैं। इस देश को जब अंग्रेजों ने को भगाया था तो अशफाकुल्लाह खां ने भी शहादत दी थी, केवल सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ने नहीं दी थी। इसलिए हमारे लिए कुछ वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग मुसलमानों को बरगलाने के लिए हमें मुस्लिम विरोधी करार देते हैं, जबकि हम ना मुस्लिम विरोधी हैं ना क्रिश्चियन विरोधी हैं। हम राष्ट्रवादी शक्ति, हमारे पास मुसलमान लोग हमारे साथ काम करते हैं, मुसलमान हमें वोट बीजेपी के साथ। जो एक्ट है इससे कम्युनिटी को फायदा है या नुकसान है वहां के लोगों को, इसके ऊपर आप बताइए। मैं ये बताना चाहता हूँ, हो सकता है मुझे मेरी बात में अच्छी ना लगे, वहां की कम्युनिटी को ये फायदा होगा कि यहाँ का जब इंडस्ट्रीज वहां पर जाएगा और वहां पर इंडस्ट्री स्थापित करेगा, यहाँ का जो हिंदुस्तान का व्यक्ति जाकर वहां बसेगा, वहां का व्यक्ति अमेरिका के, एक तो सौहार्द आपस में बसेगा। मेरे पड़ोस में अगर मुसलमान रहता है तो मेरे उससे संबंध खराब नहीं है, मेरे पड़ोस में मुसलमान नहीं रहता है तो मेरे उससे संबंध खराब रहते हैं। जब मिलजुल कर रहेंगे, और ये मैं फिर बता रहा हूं, ये यहां पर कुछ लोग स्वार्थी लोग हैं, वोट लेने की खातिर ये बात को चलाते हैं, वरना अगर मुसलमान हिंदू कभी भी आपस में अलग अलग, मेरे गांव में मुसलमान रहता है, पार्टीशन के टाइम रहे हुए हैं, आप मेरे घर आइए, मैं आपको इन्वाइट करता हूं चाय पर, और मैं उनको बुलाऊंगा हाजी जी वगैरह को, वो मुझे वोट देते हैं हर चुनाव के अंदर, मैं भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वहां पर जो, अब मैं उन चीजों को यहां पर लाना नहीं चाहता हूं, पॉलिटिकल बात हो जाएगी।
इसलिए अगर वहां पर आर्टिकल 370 जैसे खत्म हो जाएगा तो पाकिस्तान की नजर और पाकिस्तान को अमेरिका से फंडिंग बंद हो जाएगी और पाकिस्तान की नजर उस पर खत्म हो जाएगी एकदम। और जब ये पता लगेगा कि भारत का हिस्सा है तो वहां पर जो बाहर के लोग आएंगे वो आना वहां पर उग्रवाद करना खत्म कर देंगे। एक मिनट भाईजान, जिसका भाई मरते हैं और जिनके बाप मर जाते हैं उन औरतों का क्या होगा, उस परिवार का क्या होगा? ना कांग्रेस सोचती है, ना बीजेपी सोचती है, ना कोई अदर सोचता है। उन परिवारों को भी तो देखिए आप आर्टिकल इनके 37 के चक्कर में तो लग जाते हैं, लेकिन उन परिवारों को क्या कोई जाकर के देख रहा है? सही बात। आर्टिकल तो भाई पीछे से कॉलर पकड़ा, सुनिए, आर्टिकल 370 होते बंद नहीं हुए ना मरने। मेरी दोस्त 50 साल से मर रहे हैं ना लोग। मैं अलीगढ़ पढ़ी हूँ। मेरी दोस्त वो मेरे साथ बैठी, टेलीफोन आया, रोने लगी। उसकी मदर और वो दवाई लेने के लिए जा रहे थे, पीछे से कॉलर पकड़ा, धेड़ देनी गोली मार दी गई। क्या वो उग्रवादी था? क्या वो आतंकवादी था? शरीफ बच्चा, स्टूडेंट, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, कब्रिस्तान भर दिए गए। उनसे भी तो पूछे, उन माओ से भी तो पूछे आप। और वहाँ पर हजारों पीछे पड़ गए, हजारों जो है वो महिलाएं, हजारों घरों में चूल्हे निकलते हैं, वहाँ पे ईद नहीं मनाई जाती। हजारों जो वहाँ पे ईद क्या चीज है वहाँ मनाते नहीं लोग। वो लगातार बात हो रही है कि वो कहाँ है, उस पर डिबेट नहीं करेंगे, वो सारी चीजें उस पर डिबेट नहीं होगा। बिल्कुल डॉक्टर मेराज, बहुत सारी बातें हो रही हैं। मैंने कहा कि एक बात जहन में आई थी और शायद इन लोगों की तरफ से बात उठती है कि अगर 370 को खत्म कर दिया जाएगा शायद उनका और भला होगा। क्या आपको लगता है कैसे भला होगा उनका? देखिए, सबसे बड़ी जो अहम जरूरत किसी भी एक नागरिक, किसी भी देश के नागरिक के लिए होती है उसकी सिक्योरिटी, और दूसरी चीज होती है उसकी आइडेंटिटी। सबसे बड़ा खतरा जो कश्मीर में है वो इन दोनों चीजों पर है, आइडेंटिटी पे भी खतरा है और सिक्योरिटी पे भी खतरा है। बिल्कुल सही है। अब आप पहली बात तो ये करिए कि पहले तो आप सिक्योरिटी उनको दे दीजिए, जैसा कि अभी हमारी बहन ने बताया, गोली मार दी और कोई उसको ये पूछना नहीं गया कि वहां उस चीज को बीजेपी ना जाती, ना कांग्रेस जाती, ना कोई और पार्टी जाके उसको पूछ रही है कि क्या हो रहा है। अब पहले तो आप उस इशू पर डिबेट कर लीजिए। दूसरी चीज है आइडेंटिटी। अभी आपने कहा था अपनी डिबेट में फर्स्ट सेगमेंट में कि बाकी जो इलाके हैं अरुणाचल प्रदेश और यहाँ क्यों नहीं जो शादियां कर ले रहे हैं लोग जाके, तो वहां क्यों नहीं कर सकते या वहां क्यों नहीं बच सकते? तो उसमें एक चीज मेरा इख्तिलाफ यह था कि वही एक ऐसा स्टेट है पूरे इंडिया में जो यूनाइटेड नेशंस में अभी उसका मामला चल रहा है और किसी भी स्टेट का नहीं चल रहा है। तो जब तक ये मामला एक नेशनल इंटरनेशनल इशू रिजॉल्व नहीं होता और उनको एक सिक्योरिटी, एक लेवल नहीं मिलता कि वो कहां खड़े हैं, जिस आदमी के पास मकान नहीं है उसके ऊपर जो छत हमने लगाई है उसे अगर आप गिरा देंगे तो हम तो ज्यादा मजबूत लोग हैं। हिंदुस्तान में महाराष्ट्र के लोग मजबूत हैं, उत्तर प्रदेश के लोग मजबूत हैं, बिहार के लोग मजबूत हैं, कश्मीर का आदमी मजबूत नहीं है। तो जो पहले से मजबूत नहीं है उसे आप जाके उसका वो जो एक थोड़ा सा इशू है कि ठीक है उसे थोड़ी सी सिक्योरिटी इस वजह से मौजूद है कि 370 में वहां कोई मकान नहीं खरीदता। हाँ, पूरा हिंदुस्तान जाएगा और कश्मीर को, जैसा कि शाहजहां ने कहा था कि यहाँ स्वर्ग है, तो स्वर्ग में हर आदमी अपना प्लॉट खरीदना चाहेगा। और अगर स्वर्ग धरती में मिल रहा तो आप जैसे तमाम बड़े लोग, उद्योगपति, वो सारे प्लॉट खरीद लेंगे और जो कश्मीरी वहां भूखा नंगा अभी मर रहा है वो अब हिंदुस्तान में मरने के लिए आ जाएगा। और वो जब यहां आ जाएगा तो जब उसे वही सिक्योरिटी नहीं मिल रही है तो हिंदुस्तान के तो हर सूबे में उसे पकड़ के ये कहा जाएगा कि ये टेररिस्ट। 22% मुसलमान रह रहे हैं, उनको सिक्योरिटी नहीं मिल रही। हिंदुस्तान के हर पार्ट में हिंदुस्तान के मुसलमान की बात मत करिए आप कश्मीर के मुसलमान की बात यहाँ जाएगा। एक मिनट, आप जिस भाषा में उपयोग कर रहे हैं, जो यहाँ जाएगा तो यह सिक्योरिटी नहीं मिलेगी। यहाँ पर जो मुसलमान रहता है, उत्तर प्रदेश के अंदर रहता है, बिहार के अंदर रहता है, दिल्ली के अंदर रहता है, हरियाणा के अंदर रहता है। कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैं आपको की बात करूंगा। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। जितने भी हिंदुस्तान के अंदर इनकाउंटर होते हैं उसके 80% इनकाउंटर कश्मीर के अंदर होते हैं और उन 80% इनकाउंटर में 90% मुसलमान मारा जाता है। क्यों? तभी वहां का 11% कश्मीरी पंडित उधर की कश्मीरी पंडित इस देश में, आपकी भाषा में बोलूं, तभी वहां का 11% पंडित आज ददर की ठोकरें खाता फिर। इस देश में कश्मीरी एक मिनट, इस देश में कश्मीरी पंडित तो दोनों भाषा, एक मिनट, ह्यूमन राइट दोनों भाषा बोलिए ना। इस देश में कश्मीरी पंडित, मुसलमान मर रहा। इस देश में कश्मीरी पंडित पहला प्रधानमंत्री भी बना था, आप ये भूल जाते हैं। मुसलमान बताइए कितने फीसद हैं कश्मीर के पूरी इंटरनेशनल और नेशनल राजनीति के अंदर? कभी जो वहां पर देखिए, मुसलमान और हिंदू में बाइफरकेट करके बात मत करिए। जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन की बात नहीं है, जब इलेक्शन आता है हक की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ। जब इलेक्शन आता है, जब इलेक्शन, आपने मुसलमान, अच्छा या तो बहस कर लीजिए या तो बात रख लीजिए। बात करनी है हमें, असल में बहस नहीं करनी, अपनी बात। सिक्योरिटी का जो इशू है, हिंदू मुस्लिम की बात ना, मैं क्या कह रहा हूँ, सिक्योरिटी का जो इशू है आपके कश्मीरी पंडित के लिए भी, मुसलमान के लिए, जो कश्मीर में रह रहा है उसके लिए 370 किसके लिए लागू है? सारे कश्मीरियों के लिए। बिल्कुल। ये कहा गया है कि ये इसके लिए लागू है, इस फिरके के लिए नहीं लागू है? कश्मीर में कश्मीरी लोग अपने हक के लिए आवाज उठाते हैं और मारे जाते हैं तो उनको अलगाववादी कहा जाता है।
ऐसा नहीं है, हो सकता है आप ठीक होंगे अपनी जगह पे, बिल्कुल कहा जाता है। लेकिन अदर स्टेट में अगर कोई अपने हक के लिए उठाते हैं तो उनको अलगाववादी नहीं, नक्सलवाद कहा जाता है। क्यों नहीं, लेकिन अगर आसाम की बात करें हम और मणिपुर की बात करें, वहां भी अलगाववादी कहा जाता है। ऐसी बात तो नहीं है, उनको भी अलगाववादी कहा जाता है। नहीं, वो उन लोगों ने अपना नाम रखा होता है या मणिपुर में होता है, उनको नहीं, आप गलत है, उनको भी अलगाववाद कहा जाता है, लेकिन उन लोगों ने अपना नाम नक्सलाइट रखा हुआ है और उनका खुद का जीवन नाम है। और जब पंजाब में, और जब पंजाब के अंदर, जब पंजाब में